Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, in previous lectures, we had discussed about that biology and service of mankind. हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर biology and service of mankind को डिस्कस किया था. उसका कुछ पोर्शन रह चुका था. Today, इंशाल्लाह, we will discuss about that portions. वो पोर्शन क्या है कि डिजीज कंट्रोल, यानी बायोलॉजी और उसकी सर्विसेज हमें कैसे आगाह करती हैं डिजीज को कंट्रोल करने में. डिजीज कैसे पॉसिबल हो सकती है, यानी कौन से जरासीम मुंतकिल होते हैं तब जाके डिजीज हो रही है, और उसके साथ साथ इस डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. अब डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स. अब इन मेथड्स के जरिए हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं. फर्स्ट वन है प्रिवेंटिव मेजर्स, सेकंड वन है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, थर्ड वन है ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी. यानी ये स्टेप वाइज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पॉसिबल हो रहा है इन सीक्वेंस. सबसे पहले फर्स्ट वन हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स. यानी बीमारी के लाहे अमल में प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे पॉसिबल हो सकती हैं. देखें, द एडवांसेस इन बायोलॉजिकल साइंसेज हैव प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन. अब बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर जिस तरह एडवांसमेंट आई, उसके साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन मिली अबाउट द कॉजेटिव एजेंट्स, यानी जरासीम कैसे बीमारी फैलाते हैं. कॉजेटिव एजेंट्स जरासीम फैलाने वाले एजेंट्स हैं, वो बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं. about the causative agents of the disease and their mode of transmission. यानी कॉजेटिव एजेंट कैसे बीमारी को फैलाते हैं और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है. यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के साथ साथ इनका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, ये बायोलॉजिकल साइंसेस ने हमें इंफॉर्मेशन दी. अभी हम देख लेते हैं कि इसके साथ एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन है एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. एड्स क्या है? अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है. ये किसकी वजह से हो रहा है? वायरस की वजह से होगा. ये वायरस क्या है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. यानी एड्स HIV वायरस की वजह से पॉसिबल हो रहा है. लेकिन ये जो वायरस कैसे मुंतकिल हो रहा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो मुंतकिल होने के तरीके ये नीचे बताए गए हैं. देखें, इट स्प्रेड थ्रू फ्री सेक्सुअल कंटैक्ट्स. यानी ये सेक्सुअल कंटेक्ट के नतीजे में भी ये ट्रांसफर हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है एक मैन से दूसरे मैन में, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब आप ब्लड की मुंतकली करते हैं, यानी एक बंदा दूसरे को ब्लड देता है, तो एक बंदे के ब्लड के अंदर अगर HIV वायरस होगा तो वो दूसरे के अंदर भी मुंतकिल हो जाएगा. और उसके साथ साथ बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंज, और उसके साथ साथ कंटेमिनेटेड सिरिंज यूज करेंगे, यानी वो सिरिंज स्टेरिलाइज नहीं होगी, इसकी वजह से भी ये वायरस मुंतकिल हो सकता है. और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जब आप सर्जरी करवाने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो भी स्टेरिलाइज नहीं होते, तो उसकी वजह से भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, जिसकी वजह से एड्स की बीमारी हो सकती है. अब इसी वजह से therefore doctors advise us to take precautions. अब डॉक्टर ने हमें नसीहत की कि प्रिकॉशंस ली जाएं, ठीक है, एड्स के बारे में, ऑन दीज फ्रंट्स, सो दैट वी डू नॉट कंट्रैक्ट द डिजीज, ताकि हम इस बीमारी से कंट्रैक्ट ना कर सके, ये बीमारी हम में ना हो, ठीक है, विच इज एट प्रेजेंट इनक्यूरेबल, जो मौजूदा तौर पर अभी ये क्या है, ला इलाज है. अब डॉक्टर ने हमें नसीहत की है कि इनकी वजह से, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता दिए गए हैं, अब इन्हीं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बेस पर हमें प्रिकॉशंस ली जाएं, प्रिकॉशन के साथ साथ, ताकि ये बीमारी हम में ना हो, क्योंकि इसका ये जो इलाज है वो क्या है, ला इलाज है. अब सेकंड वन जो एग्जांपल है वो डिस्कस करेंगे, हेपेटाइटिस, ठीक है, इज कॉज्ड बाय द एच वायरस, हेपेटाइटिस वायरस विच इज स्प्रेड थ्रू. अब हेपेटाइटिस एच वायरस की वजह से हो रही है. अब ये जो एच वायरस स्प्रेड होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए, यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंज एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. ये हमने अभी आपको बता दिया है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है. अब देखें, इन दिस केस आल्सो डॉक्टर्स advise us to be careful and avoid the point of contact. इस सिलसिले में भी हमें डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, उसके साथ साथ केयरफुल रहने का भी कह रहे हैं, ताकि इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या है, बचा जाए, और उस इनके बचने के साथ साथ इस बीमारी से भी बचा जा सकता है.
सेकंड वन वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन है। वैक्सीनेशन को समझने से पहले हमें वैक्सीन का पता होना चाहिए। अब वैक्सीन क्या हो सकती है? कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। वो डेड ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? वायरस, बैक्टीरिया या मॉडिफाइड टॉक्सिन है। ये वायरस, बैक्टीरिया या मॉडिफाइड टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? वैक्सीन। ठीक है। एन इंजेक्शन ऑफ डेड और वीकेंड वायरसेस और बैक्टीरिया और मॉडिफाइड टॉक्सिन दैट प्रोड्यूस एन एक्टिव इम्यूनिटी। इनकी बेस पर एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? प्रोड्यूस होनी है। जब आपने इनको वायरस, बैक्टीरिया, मॉडिफाइड टॉक्सिन को इंजेक्ट करना है बॉडी के अंदर, तो उसकी बेस पर एक्टिव इम्यूनिटी जो बॉडी के अंदर क्रिएट होगी उसी को क्या कहेंगे? वैक्सीन। अब हम वैक्सीनेशन देख लेते हैं। वैक्सीन के बाद हम वैक्सीनेशन की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। द वैक्सीन फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग एक्टिव इम्यूनिटी। अब ये जो वैक्सीन है किस पर्पस के लिए है? इसने इंड्यूस करवा दिया है किसको? एक्टिव इम्यूनिटी को बॉडी के अंदर, उसी को क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन। अब बहुत ज्यादा डिजीज हैं, मेनी डिजीज हैं जिनकी वैक्सीन पॉसिबल है। अब इसी वैक्सीन की वजह से इनका इलाज भी क्या है? पॉसिबल है। देखें, मेनी डिजीजेस सच एज पोलियो। पोलियो क्या है? जिसके अंदर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसकी भी वैक्सीनेशन को है। देखिए, मैनी डिजीजेस सच एज पोलियो, whooping कफ, काली खांसी, मीजल्स, खसरा, मप्स, कनपेड़े, इन तमाम की क्या है? वैक्सीन अवेलेबल है। इन तमाम बीमारियों की वैक्सीन अवेलेबल है और इस वैक्सीन की बेस पर इनका इलाज भी पॉसिबल है। मप्स एटसेट्रा कैन इजीली बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन। ये तमाम बीमारियां इजीली कंट्रोल की जा सकती हैं किसके जरिए? वैक्सीनेशन या शॉट्स। डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन। अब वैक्सीन की डिस्कवरी कैसे पॉसिबल हुई है? एडवर्ड जिनर था, उसने 1796 के अंदर वैक्सीन को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? काउपॉक्स पस से। अब इसने काउपॉक्स पस किससे लिया है? जो मिल्क प्रोडक्शन पोर्शन होता है ना काउ के अंदर, ठीक है, गाय के अंदर, उससे लिया काउपॉक्स पस। इसका एक्सपेरिमेंट इसने अपने शागिर्द के ऊपर किया है। ये तमाम जो है हम 6 चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए काउपॉक्स इज नोन एज वैका। ये वैका का लफ्ज है, लेकिन ये वैका जो लैटिन वर्ड है इसी कहते हैं काउ। ठीक है, यानी इसी काउ के काउपस, काउपॉक्स के पस से, यानी काउ के काउपॉक्स पस से क्या वैक्सीन डिस्कवर हुई? देखें, एडवर्ड जिनर फर्स्ट डिस्कवर द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन। एडवर्ड जिनर ने फर्स्ट टेक्निक जो डिस्कवर की वो वैक्सीनेशन है। कब? इन 1796। काउपॉक्स पस इज नोन एज वैका। ठीक है, काउपॉक्स पस से उसे कहते हैं वैका। इसका जो मीनिंग है उसे कहते हैं काउ। फ्रॉम दिस वर्ड इवॉल्व द प्रेजेंट टर्म वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन। इसी वर्ड से इसने क्या है? वैक्सीनेशन और वैक्सीन को क्या किया है? इवॉल्व किया है। Since then, inoculation or vaccination is carried out to make the people immune from viral or bacteria. अब ये जो वैक्सीनेशन और वैक्सीन के जरिए पीपल को इम्यून किया जाएगा किसके मुताबिक? वायरस और बैक्टीरिया। देखिए, वायरल और बैक्टीरियल एपिडेमिक्स आर फॉर some diseases the individual are vaccinated in their early life to make them immune to those disease. अगर वायरस और बैक्टीरिया का अटैक हो चुका है तो वो अटैक क्या है? अर्ली लाइफ के अंदर है। उसके नतीजे में ये वैक्सीन ली जाती है, तो वैक्सीन हमारी बॉडी को इम्यून बना देती है इस वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ। यानी इस वायरस और बैक्टीरिया का हमारी बॉडी पर इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अफेक्ट इस वजह से नहीं होता कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इस वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ compete करता है। तो compete होने के साथ साथ बॉडी का जो सिस्टम है वो नॉर्मल रहता है। No smallpox has been totally eliminated from the world by using this method. इसी मेथड के जरिए यानी वैक्सीन के जरिए स्मॉल पॉक्स, चीचक की जो बीमारी थी वो पूरी दुनिया से खत्म हो चुकी है। Scientists are making continuous effort to develop vaccine against other diseases. अब साइंटिस्ट ने एक बहुत ज़्यादा एफर्ट की और उसके साथ साथ वैक्सीन डिस्कवर की किसके? दूसरी बीमारियों के खिलाफ। इवन वैक्सीन अगेंस्ट एड्स इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड इन ह्यूमन ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस।
अब एड्स की वैक्सीन भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, लेकिन एड्स की जो वैक्सीन है अभी पॉसिबल नहीं है वो, लेकिन उसके साथ साथ साइंटिस्ट क्या है एडमिनिस्ट्रेड हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल बेसिस की बेस पर, एक्सपेरिमेंट की बेस पर अभी काम जारी है ताकि इसकी भी वैक्सीन जल्द ही जल्द पॉसिबल हो जाए। अब थर्ड वन है ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। अब ड्रग ट्रीटमेंट जीन थेरेपी के अंदर डिफरेंट डेफिनेशंस है, वो बच्चों आपने क्लियर कर लेनी है। फर्स्ट वन है कि ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर फर्स्ट वन है कि एंटीबायोटिक्स। एंटी मीन होता है अगेंस्ट, बायोटिक मीन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्रग बनाई जाएगी, वही ड्रग यूज होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह के खिलाफ, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उसी को क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक्स। देखिए, एंटीबायोटिक्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that are synthesized and excreted by certain microorganism। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सिंथेसाइज और एक्सक्रीट होते हैं मखसूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यही ड्रग बनेगी, ठीक है। ये ड्रग क्या हो सकती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और यही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई गई ड्रग को हम यूज करेंगे किसको किल करने के लिए, किल और इनहिबिट करने के लिए दूसरे अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसी को क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक्स। यानी बैक्टीरिया से, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ, बैक्टीरिया से आपने मेडिसिन बनानी है, वो मेडिसिन क्या हो सकती है, एंटीबायोटिक, और वही जो मेडिसिन होगी वो मेडिसिन बैक्टीरिया को किल और इनहिबिट करने के लिए यूज होगी, उसी को क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक। इफ ए पर्सन बिकम सिक विद डिजीज, अगर इंसान अपने आप को सिक महसूस करता है, बीमार महसूस करता है इस डिजीज के साथ, ही इज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम सब्जेक्ट कर सकते हैं कि ये किसका एक्शन हो सकता है, एंटीबायोटिक, विच कैन किल बैक्टीरिया, और जिसने बैक्टीरिया को किल किया। अगर आपको बीमारी है, आपने एंटीबायोटिक ली है, एंटीबायोटिक लेने के बाद आपकी बॉडी महसूस करती है कि सिकनेस है, ठीक है, सिक है, तो ये किसकी वजह से है, ये एंटीबायोटिक की वजह से। क्यों? क्योंकि इसने बैक्टीरिया को क्या कर दिया, किल कर दिया, लेकिन वो क्या है, थोड़े टाइम के लिए होगा। द एंटीबायोटिक्स आर however useful in bacterial diseases and that only when bacteria have not developed resistance to antibiotics। अब एंटीबायोटिक तब यूजफुल होगी तब जब बैक्टीरिया ने है रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं की उस एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। अगर आपने एंटीबायोटिक ली है, अगर बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस ऐसी जीन्स क्रिएट कर ली हैं ताकि वो एंटीबायोटिक का इफेक्ट ना हो, तब जाके बैक्टीरिया अपना वो एक्शन शो करेगा। अगर आपने ऐसी एंटीबायोटिक ली है कि बैक्टीरिया को वो क्या है, बैक्टीरिया का रिस्पॉन्स यानी शो नहीं होने दे रही, यानी बैक्टीरिया को किल कर रही है, तब जाके आपकी बॉडी नॉर्मल रहेगी, ठीक है। रेडियोथेरेपी। अब इस रेडियोथेरेपी के अंदर कैंसरस पार्ट, मखसूस पार्ट होगा, वो रेगुलर इंटरवल के साथ अगर आप रेडियोथेरेपी करते रहेंगे, यानी रेडिएशन उस मखसूस पार्ट को रेडिएशन के जरिए शो करवाते रहेंगे, एक्सपोज करवाते रहेंगे, तो आप उस पोर्शन को, उस कैंसरस पोर्शन को रेगुलर इंटरवल के बाद खत्म कर सकते हैं। इस रेडियोथेरेपी के अंदर क्या है, रेडिएशन यूज होंगी ताकि कैंसरस पार्ट का इलाज हो सके। देखें, इन रेडियोथेरेपी द कैंसरस पार्ट इज एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशन from the radioactive materials repeatedly at regular interval। अब रेडियोएक्टिव मटेरियल से रेडिएशंस निकलेंगी, वो रेडिएशन हिट करेंगी किस, कैंसरस पार्ट को। इस कैंसरस पार्ट को वो हिट करने के बाद जब रेगुलर इंटरवल के बाद एक्सपोज किया जाएगा, हिट किया जाएगा, तो वो कैंसर वाला जो पोर्शन है वो इजीली क्या हो जाएगा कि उसका इलाज पॉसिबल होगा। देखिए, इन रेडियोथेरेपी the cancerous part is exposed to short wave radiation from the radioactive material repeatedly at regular intervals। In Pakistan, there are several centers which are carrying out radiotherapy to control cancer। पाकिस्तान के अंदर बहुत सेवरल सेंटर है जो रेडियोथेरेपी को यूज कर रहे हैं ताकि कंट्रोल किया जाए किसको, कैंसर्स को। अब कीमोथेरेपी के अंदर केमिकल यूज होंगे, ठीक है, एंटी कैंसर केमिकल यूज होंगे, ये केमिकल्स के जरिए कैंसर का इलाज होगा, लेकिन यही एंटी कैंसर जो केमिकल है वो नॉर्मल सेल पर भी इफेक्ट करते हैं, इसमें भी इफेक्ट हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। देखें, इन कीमोथेरेपी एंटी कैंसर सर्टेन केमिकल्स आर गिवन टू द पेशेंट्स। अब केमिकल्स हैं जो दिए जाते हैं पेशेंट्स को एट रेगुलर इंटरवल। याद रखें, कीमोथेरेपी के अंदर सर्टेन एंटी कैंसर केमिकल सेल्स देंगे जो रेगुलर इंटरवल के साथ
क्या है पेशेंट्स को दिए जाते हैं, इसकी वजह से कैंसर का इलाज हो सकता है। दीज केमिकल मे किल बोथ कैंसरस एंड नॉर्मल सेल। अब उसकी बेस पर ये केमिकल क्या है, किल करेंगे बहुत कैंसरस एंड नॉर्मल सेल, यानी कैंसर वाले सेल पर भी इफेक्ट हो सकता है इनका, नॉर्मल सेल पर। लास्ट वन है बच्चे के जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी न्यू टेक्निक है, इसके जरिए एक डिफेक्टिव जीन को आपने क्या है नॉर्मल जीन के जरिए रिमूव करना है, लेकिन इसमें यूज क्या होगा, बोन मैरो। देखें, रिसेंटली ए न्यू टेक्निक्स है recently a new technique has been developed to repair defective genes। अब इसमें आपने ये रिसेंट टेक्निक है, ये डेवलप की गई है ताकि रिपेयर किया जा सके डिफेक्टिव जीन्स को रिपेयर की भी किया जा सकता है इसमें, और उसके साथ साथ डिफेक्टिव जीन्स को क्या है रिपेयर करने के साथ साथ क्या है इसका इलाज भी किया जा सकता है। ठीक है, एक अगर इस टेक्निक के अंदर एक जीन क्या हो चुकी, डिफेक्ट हो चुकी है, उसको रिमूव कर दिया जाता है दूसरी नॉर्मल जीन के साथ। दिस कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन। इसके अंदर आइसोलेट कर देना है डिफेक्टिव जीन को किसके साथ, नॉर्मल जीन, एंड इंसर्टिंग इट इनटू द होस्ट थ्रू बोन मैरो। आप डिफेक्टिव जीन को आपने रिमूव करना है नॉर्मल जीन के साथ, लेकिन ये इसको इंसर्ट करना है किसमें, होस्ट में, किसके साथ, बोन मैरो के साथ। ठीक है, ये बोन मैरो के साथ आपने डिफेक्टिव जीन को निकालते हुए नॉर्मल जीन को इंसर्ट कर देना होस्ट के अंदर, इसी को क्या कहेंगे, जीन थेरेपी। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इधर तक ही था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।